देखेंगे इम्यूनिटी। तो ये ब्लड का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इम्यूनिटी। तो ये ब्लड फिजियोलॉजी में ही आता है इम्यूनिटी। तो पहले तो यार कैसे लिखा उसको, तो हम लोग देखते हैं इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी में सबसे मेन जो होता है, इसका डेफिनेशन तो सबको पता है। बेसिकली क्या होता है, कैपेसिटी ऑफ द बॉडी टू रजिस्ट द पैथोजन। तो कैपेसिटी ऑफ बॉडी टू रजिस्ट दी पैथोजिन्स। कुछ भी हो सकते हैं, जैसे केमिकल हो सकता है, फिजिकल हो सकता है, कोई फॉरेन बॉडी हो सकता है, कुछ भी पैथोलॉजिकल, वायरस, बैक्टीरिया, कुछ भी पैथोजिन्स हो सकते हैं। तो उनको जो रजिस्ट करने की कैपेसिटी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इम्यूनिटी। अब इम्यूनिटी में भी इसके टाइप होते हैं। एक होता है इनेट इम्यूनिटी, एक होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब देखो ये जो इनेट इम्यूनिटी होता है ना, ये इनेट इम्यूनिटी कैसा होता है, ये बाई बर्थ मिलता है, ये बाई बर्थ हम लोग को मिलता है। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होता है, एक्सपोजर के साथ में बॉडी जब किसी चीज़ से एक्सपोज होती है तो वो मिलता है। तो मतलब ये धीरे धीरे बॉडी को मिलता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो ये बाई बर्थ होता है, मतलब पहले से ही मिलता है, और ये धीरे धीरे एक्वायर्ड इम्यूनिटी धीरे धीरे मिलता है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी मतलब कैसा, सपोज किसी को मीजल्स का इन्फेक्शन हुआ तो उसके खिलाफ बॉडी क्या बनाती है, एंटीबॉडी। तो धीरे धीरे करके एंटीबॉडी बनती है, तो वही क्या आती है, अपनी एक्वायर्ड इम्यूनिटी। सपोज किसी को कोरोना हुआ तो उसके खिलाफ बॉडी एंटीबॉडी बनाती है, तो वो भी क्या हो गया, अपना एक्वायर्ड इम्यूनिटी। और किसी में सपोज पहले से ही एंटीबॉडी है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनेट इम्यूनिटी। तो अब इनेट इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है, अब पहला इनेट तो इनेट इम्यूनिटी। तो इनेट इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है, बेसिकली जो बाई बर्थ होती है। जैसे फॉर एग्जांपल स्किन हो गया, तो स्किन बाई बर्थ होता है, तो स्किन एज ए बैरियर काम करता है, जब मैकेनिकल बैरियर काम करता है। सेकेंड अगर बताऊँ जीआईटी ट्रैक होगा, जीआईटी ट्रैक। थर्ड होते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक में भी क्या होता है, इनेट इम्यूनिटी होता है। तो कोई भी फॉरेन बॉडी ऐसी नहीं चल जाती, वहाँ पे म्यूकोसा में जो होता है, म्यूकोसल में कुछ वहाँ पे इम्यून सेल्स रहते हैं, जैसे इंटरल्यूकिन वगैरह, ये सब सेल्स रहते हैं, WBC वगैरह, ये सब सेल्स रहते हैं जो कि क्या करते हैं, इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। थर्ड जैसे जीआईटी में जो एसिड सिक्रीशन हो गया, वो भी फॉरेन बॉडी को किल करती है। और जैसे बताऊँ तो यहाँ पे सलाइवा हो गया, इसमें जो एंटीबॉडी IgA रहता है, IgA एंटीबॉडी और लाइसोजाइम्स रहते हैं इसमें। उसके बाद जो कि एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी, जैसे टीयर हो गया जिसमें लाइसोजाइम होते हैं, लाइसोजाइम जो कि क्या होता है, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी रखता है। तो ये सब बेसिकली अपने हो गया। और कुछ फैगोसाइटिक सेल्स रहते हैं जिसमें NLM नेचुरल किलर सेल्स रहते हैं, कुछ नेचुरल किलर सेल्स रहते हैं, ये हो गया। तो ये हम लोग ने देख लिया। तो और यूरोजेनाइटल ट्रैक में जो ट्रैक की लाइन होती है वो भी एक इनेट इम्यूनिटी में आती है। और यहाँ पे कुछ जैसे बताऊँ तो कुछ यहाँ पे इंटरफेरन। तो इंटरफेरॉन करके, इंटरफेरन जो कि अगेंस्ट काम करता है, किसके अगेंस्ट काम करता है, वायरस पार्टिकल, बैक्टीरिया के अगेंस्ट, कैंसर कार्सिनोजेनिक सेल्स के अगेंस्ट काम करता है ये। अब दूसरा क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो देखो एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होता है वो बाई बर्थ नहीं होता, वो क्या होता है, धीरे धीरे एग्जिस्ट करता है, धीरे धीरे डेवलप होता है। तो तो इसका डेफिनेशन डेवलप ड्यूरिंग एक्सपोजर ऑफ पैथोजिन। तो डेवलप ड्यूरिंग एक्सपोजर ऑफ पैथोजिन, तो धीरे धीरे डेवलप होता है। जैसे TB किसी को हो गया तो उसके खिलाफ बॉडी एंटीबॉडी धीरे धीरे बनाती है। डिप्थीरिया हो गया किसी को, तो ये हो गया। तो ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंडर आता है। देन इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। तो आगे बताऊं तो जो आता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो सबसे पहले एक्वायर्ड इम्यूनिटी पे हम लोग बात करेंगे। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी में दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है सेल्यूलर जो कि T सेल प्रोवाइड करता है, या फिर इसी को T लिम्फोसाइट बोलते हैं हम लोग। और सेल्यूलर इम्यूनिटी, दूसरा सेल्यूलर इम्यूनिटी हो गया। दूसरा होता है B सेल, इसको ये क्या प्रोवाइड करता है, ह्यूमरल इम्यूनिटी। कैसे, ये क्या करता है, इनडायरेक्ट काम कर, ये इसमें क्या होता है, सेल्यूलर इम्यूनिटी में सेल डायरेक्ट फाइट करती हैं। कौन कौन से सेल डायरेक्ट फाइट करती है, जैसे T लिम्फोसाइट सेल हो गए,
टी लिम्फोसाइट्स हो गए, माइक्रोफेजेस हो गए, तो ये डायरेक्टली फाइट करते हैं, ये हो गया। और ह्यूमरल इम्यूनिटी मतलब क्या, यहाँ पे एंटीबॉडी सीक्रेट होती है, जैसे IgA एंटीबॉडी, IgB एंटीबॉडी, तो ये सब प्रोटीन होती हैं जो कि एंटीबॉडी होती हैं जो सीक्रेट होती हैं और जो इनडायरेक्ट फाइट करती हैं, जो कि डायरेक्ट फाइट करती हैं। तो यहाँ पे सेल डायरेक्ट फाइट कर रहा था, पर यहाँ पे बी सेल, यहाँ पे टी सेल ही डायरेक्ट फाइट कर रहा था, पर यहाँ पे बी सेल क्या होता है, बी सेल ये सीक्रेट करता है IgG, तो वो फाइट करती है। तो मतलब बी सेल इनडायरेक्ट फाइट कर रहा है, मतलब ये सब सेल को सीक्रेट करके फाइट करा रहा है इनसे, ये हो गया। अब हम लोग आगे देखते हैं, तो सबसे पहले होता है अपना जो होता है कि ये कहाँ पे मैच्योर होती हैं। तो यहाँ पे होते हैं जैसे थाइमस होता है, जो थाइमस में क्या होता है, बर्थ टू एडल्सेंस से लेके बर्थ टू एडल्सेंस। तो बर्थ टू एडल्सेंस में क्या होता है कि बोन मैरो में लिम्फोसाइट रिलीज होती है, और उसके बाद वो ब्लड में रिलीज हो जाती हैं। फिर ब्लड में रिलीज होने के बाद वो कुछ थाइमस ग्लैंड में जाती हैं और वहाँ पे कुछ लिम्फॉइड टिश्यू में जाती है, और वहाँ पे इनका क्या होता है, प्रोलिफरेशन होता है। यहाँ पे इनका प्रोलिफरेशन होता है, और उसके बाद क्या होता है, तो और इसी के बाद इनका क्या होता है, प्रोलिफरेशन होता है, और यहाँ पे रीस्टोर हो जाती है किसमें, लिम्फॉइड टिश्यू में। तो ये हो गया, ये हम लोग ने बहुत लिख लिया लिम्फोसाइट का कैसा प्रोलिफरेशन वगैरह होता है। देन इसके बाद अब टाइप ऑफ टी सेल। तो टाइप ऑफ टी सेल में कितने टी सेल्स होते हैं। तो सबसे पहले हेल्पर टी सेल, जिसको हम लोग CD4 सेल भी बोलते हैं, क्यों, क्योंकि इसके सरफेस पे CD4 प्रोटीन रहती है। सेकेंड, यही हेल्पर सेल एड्स में क्या होता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। और साइटोटॉक्सिक टी सेल मतलब इसमें क्या होता है, CD8+ सेल्स होती हैं, जो कि क्या होता है, ये भी साइटोटॉक्सिक टी सेल है। दूसरा मेमोरी टी सेल होती है, और फोर्थ होती है अपना सप्रेसर टी सेल। अभी देखो इम्पॉर्टेंट क्या है कि इनका फंक्शन जैसे मैं बता दूं थोड़ा। तो हेल्पर टी सेल बेसिकली हेल्प करती है, इनका काम क्या होता है, हेल्प, यही एड्स में डैमेज हो जाती है। साइटोटॉक्सिक टी सेल कुछ साइटोटॉक्सिक केमिकल रिलीज करती हैं जो सेल के लिए डैमेज कॉज करता है, जो सेल को डैमेज करता है, जैसे लाइसोजाइम। मेमोरी टी सेल क्या होती है, अभी बताता हूँ। सप्रेसर टी सेल क्या होती है, ओवर रिस्पॉन्स ऑफ साइटोटॉक्सिक टी सेल को कम करती हैं। ये मेमोरी टी सेल का मतलब क्या होता है कि सपोज क्या हुआ, इसका एग्जाम्पल, सपोज एक स्टोरी के थ्रू एग्जाम्पल बताऊँ। सपोज ABC ये 3 गुंडे हैं, और क्या हुआ, उनके खिलाफ कुछ यहाँ पे हीरो हैं, उस CDEF हीरो हैं। अब इनमें क्या हुआ, अब इनमें फाइट हुई, तो क्या होता है कि एक बंदा है जेड करके, ये फाइट हुई, ये जेड ने क्या हुआ, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लिया, अब फिर से वही ABC गुंडे आएंगे ना, तो जो यहाँ पे प्रोसेसिंग हुई होगी, जो प्लानिंग वगैरह हुआ होगा, ABC को कैसे मारना है, कैसे तैयार करना है, कैसे गन क्या तैयार करना, जो भी है, तो यहाँ पे कैसा घेरे में लेने का है, तो वो सब यहाँ पे होता है पहली बार में। पर दूसरी बार में ये सब नहीं होता, दूसरी बार में क्या होता है, डायरेक्ट किलिंग होता है, तो ये सब प्रोसेसिंग नहीं होती, तो उसको मेमोरी टी सेल के थ्रू होती है। तो ये हो गया। अब हम लोग आगे देखते हैं। तो आगे क्या हो गया कि सपोज पैथोजिन आया, तो या तो पैथोजिन क्या हो गया, तो सबसे पैथोजिन होता है इनेट इम्यूनिटी में आया, तो या तो इनेट इम्यूनिटी उसको डिस्ट्रॉय कर देगी। पहला बात ये हो गया कि इनेट इम्यूनिटी इसको डिस्ट्रॉय कर दें, या तो अगर इनेट इम्यूनिटी डिस्ट्रॉय नहीं कर पाई, इनेट इम्यूनिटी मतलब एसिड हो गया, या फिर स्किन बैरियर हो गया, या फिर लाइसोजाइम हो गया, टीएल में नहीं कर पाई, तो ये टी सेल और बी सेल लड़ेगी। तो टी सेल और बी सेल लड़ेगी, और उसके बाद मेमोरी टी सेल इसको क्या कर लेगी, स्टोर कर लेगी। फिर दूसरी बात, अगर यही पैथोजिन दूसरी बार आएगा, तो जो प्रोसेसिंग होती थी वो नहीं होगी, तो डायरेक्टली किलिंग होगी। तो प्रोसेसिंग अभी मैं बताता हूँ कैसे प्रोसेसिंग होती है, ये भी मैं बात करूँगा। उसके बाद अभी देखो हम लोग बात कर रहे हैं एंटीजन। तो एंटीजन हम लोग देखते हैं, तो एंटीजन होता क्या है। तो एंटीजन 2 होते हैं, एक तो सेल्फ एंटीजन का मतलब क्या होता है, खुद की एंटीजन जिसके खिलाफ एंटीबॉडी फॉर्म नहीं होती, तो सेल्फ एंटीजन जिसके खिलाफ एंटीबॉडी फॉर्म नहीं होती। और एक होता है नॉन सेल्फ एंटीजन जिसके खिलाफ क्या होती है, एंटीबॉडी फॉर्म होती है। तो एंटीबॉडी फॉर्म होती है जिसके खिलाफ, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन सेल्फ एंटीजन। तो ये 2 टाइप याद रखने का, 2 टाइप हो गया, एंटीजन एंड नॉन सेल्फ एंटीजन एंड नॉन सेल्फ एंटीजन।
ये हो गया। अब ये हो गया। अब उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीजन हम लोग देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीजन, तो इसके दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है इम्यूनोजेनिक, एक होता है एलर्जिक। याद रखना, अभी जैसे सपोज पैथोजिन आया तो इसके खिलाफ क्या हुआ, कि सेल फाइट किया, यहाँ पे भी सेल फाइट किया, यहाँ पे भी सेल फाइट किया, पर यहाँ पे जो इन्फ्लामेशन होता है ना ज़्यादा होता है एलर्जिक में, और सेकेंडरी जो रिस्पॉन्स होता है सेकेंड टाइम पे वो बहुत ही ज़्यादा सीवियर रिस्पॉन्स होता है। और इम्यूनिटी में क्या होता है, यहाँ पे इम्यून सेल फाइट किया और यहाँ पे क्या हो गई, मेमोरी में यहाँ पे स्टोरेज हो गया, कि जो जैसे जैसे फाइट हो गया यहाँ पे स्टोरेज हो गया, स्टोरेज इन्फॉर्मेशन हो गया, कि जैसे जैसे सेल फाइट किया था वो इन्फॉर्मेशन पूरा कलेक्ट कर लिया। और दूसरी बात जो रिस्पॉन्स होगा स्मूथ रिस्पॉन्स होगा, स्मूथ फाइट होगा, दूसरी बात स्मूथ रिस्पॉन्स होगा। तो ये हो गया। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं बेसिकली कि एक होता है सेल, अभी हम लोग देखते हैं सेल मीडिएट इम्यूनिटी, जो कि कौन प्रोवाइड करता है, सेल मीडिएट इम्यूनिटी, जो कि कौन प्रोवाइड करता है, बेसिकली ये प्रोवाइड करता है अपना टी सेल। तो यहाँ पे डायरेक्टली क्या करती है, सेल फाइट करती है। सेल्यूलर इम्यूनिटी मतलब सेल मीडिएट इम्यूनिटी में क्या होता है, कौन फाइट करता है डायरेक्टली, सेल मीडिएट मतलब सेल से मीडिएट है, मतलब सेल फाइट करेंगी। कौन कौन सी सेल, जैसे टी लिम्फोसाइट हो गया, मैक्रोफेजेस हो गया, या फिर बी लिम्फोसाइट हो गया, तो ये सब डायरेक्टली फाइट करने वाली सेल्स हैं, डायरेक्ट फाइट करती हैं। तो अब ये हो गया। उसके बाद क्या हो गया, अब हम लोग देखते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। अब एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल क्या होता है उसको भी हम लोग देखते हैं। तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल मतलब क्या होता है कि कोई भी एंटीजन अगर बाहर से आता है तो जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल होती है वो क्या होती है, वो उसको पकड़ लेती हैं, उस एंटीजन को पकड़ लेती हैं और एंटीबॉडी को बताती हैं कि एंटीजन आया है, पहचानो खुद का एंटीजन है कि बाहर का एंटीजन है। खुद का एंटीजन होगा तो कोई रिस्पांस नहीं होगा, और अगर बाहर का एंटीजन होगा तो एंटीजन एंड एंटीबॉडी रिएक्शन होगी, और क्या होगा वहाँ पे रिस्पॉन्स अपने को मिलेगा, वहाँ पे डैमेजिंग मिलेगा, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा। अब हम लोग देखते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल में क्या है। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल तो एपीसी, ये कौन से हो गए, मैक्रोफेजेस हो सकते हैं या फिर डेंड्राइटिक्स हो सकते हैं। मैक्रोफेजेस एंड डेंड्राइटिक्स दो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल हो सकते हैं अपने। अब देखो होता कैसा है इसका, इसको हम लोग थोड़ा देखते हैं होता कैसा है। तो कितना रह गया है, थोड़ा है अभी। देखो सबसे पहले क्या हुआ कि पैथोजिन आया। अब पैथोजिन आया माइक्रोफेजेस में। अब माइक्रोफेजेस क्या है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है ये। माइक्रोफेजेस बेसिकली क्या है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है। तो ये क्या करेगा, अब ये एक पैथोजिन यहाँ पे आया, अब यहाँ पे सबसे पहले क्या करेगी, इसको डिस्ट्रॉय कर देगी। तो इसको दो पार्ट में माइक्रोफेजेस तोड़ देती है, तो इसको दो पार्ट में इसको तोड़ देगी। एक तो इसका ये चल्ले पार्ट होगा, और एक होगा इसका एक होगा एंटीजन, एक खुद एंटीजन होगा, ये चल्ले होगा। ये चल्ले बेसिकली क्या होता है, इसके वो क्या होता है, एंटीजन के डीएनए से फॉर्म होता है ये चल्ले। तो जैसे ये है एपीसी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जो कि माइक्रोफेजेस है, तो वो क्या करेगी, पैथोजिन आएगा तो उसको तोड़ देगा। पैथोजिन है, उसको तोड़ के दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ये चल्ले और एंटीजन। अब ये हो गया। तो ये चल्ले क्या है, एंटीजन का डीएनए का पार्ट है। अब उसके बाद टी सेल इसको रिकॉग्नाइज करेगी, तो टी सेल क्या करेगी, इसको ये बेसिकली इसके बाद बाहर हो जाता है, इसके बाद ये बाहर आ जाता है। तो ये बाहर क्या करेगी, बाहर आएगी। तो ये बेसिकली ये हो गया। तो ये बाहर सेल ऐसी रहती हैं, ये माइक्रोफेजेस है। अब इसको टी सेल रिकॉग्नाइज करेगी, तो टी सेल अपना क्या करेगी, रिसेप्टर देगी, और ये रिसेप्टर के थ्रू इससे बाइंड कर लेगी। अब रिसेप्टर के थ्रू टी सेल के रिसेप्टर के थ्रू इसके हेल्पर टी सेल इसके रिसेप्टर के थ्रू इसको बाइंड कर लेगी। ये हेल्पर टी सेल है, और हेल्पर टी सेल अपने रिसेप्टर के थ्रू ये दोनों से बाइंड कर लेगी। और जैसे ही बाइंड कर लेगी तो ये क्या करेगी, सबको बता देगी। किसको बता देगी, जैसे आगे बताता हूँ। तो सबसे पहले क्या हुआ, पैथोजिन्स आया, माइक्रोफेजेस ने उसको दो पार्ट में ब्रेक कर दिया। उसके बाद यहाँ सेल के सरफेस पे आ गई ये चल्ले और एंटीजन। अब चल्ले एंटीजन को टी सेल हेल्पर टी सेल ने क्या किया, अपने रिसेप्टर से बाइंड कर लिया। अब ये हेल्पर टी सेल क्या करेगा, ये माइक्रोफेजेस है और ये हेल्पर टी सेल है। हेल्पर टी सेल सबको बता देगा, बी लिम्फोसाइट, साइटोटॉक्सिक टी सेल, मेमोरी टी सेल, हेल्पर टी सेल। तो बेसिकली माइक्रोफेजेस एक टाइप का एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स है। हेल्पर टी सेल ये सबको बेसिकली हेल्पर टी सेल, माइक्रोफेजेस, बी लिम्फोसाइट, साइटोटॉक्सिक टी सेल, ये सबको ये बता देता है, अपना। तो बेसिकली माइक्रोफेजेस बेसिकली क्या है,
मैक्रोफेजेस आग एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है जिसमें क्या हुआ, उसके बाद टी हेल्पर सेल ने रिकग्नाइज किया और ये चल एंटीजन से जुड़ गया और हेल्पर टी सेल ने सबको बता दिया और क्या हुआ, वहाँ पे फाइटिंग हो गई और पैथोजन की किलिंग हो जाती है। पर क्या है कि सपोज अगर हेल्पर टी सेल जो है इसमें डिस्ट्रॉय हो जाता है HIV में, तो क्या होगा, ये सब प्रोसेसिंग होएगी नहीं, तो बी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट कोई बताएगा ही नहीं, तो फाइटिंग होती ही नहीं, तो इसी के लिए इम्यूनिटी वीक हो जाती है। ये हो गया, तो ये हो गया। अब हम लोग ने ये देख लिया, अब हम लोग आगे देखते हैं। तो हेल्पर टी सेल का मैंने बता दिया, हेल्पर टी सेल का काम क्या होता है सबको बताना। दूसरा होता है इतना साइटोटॉक्सिक टी सेल। साइटोटॉक्सिक टी सेल का मतलब क्या होता है, कुछ केमिकल रिलीज करता है, कुछ केमिकल रिलीज करेगा जिसके थ्रू क्या होगी, फाइट होती है, जिसके थ्रू फाइट होती है। जैसे एग्जांपल मैं बता दूं, जैसे लाइजोजाइम सिक्रेट करेगा, तो लाइजोजाइम सिक्रेट करेगा तो क्या होगा, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होगी, तो फाइट होगा। देन इसके बाद अगर आगे बताऊँ तो कभी कभी क्या होता है, बॉडी साइटोटॉक्सिक सेल्फ सेल को ही मार देता है। पर वो सेल्फ सेल कैसे होने चाहिए, जैसे कैंसर सेल हो गया, कैंसर सेल, वायरल सेल हो गया, तो उसमें साइटोटॉक्सिक टी सेल इसको सेल्फ सेल को ही मार देती है जब अगर कैंसर वगैरह के सेल्स हैं बॉडी में। तो अब सप्रेसर टी सेल का मतलब बताया है, एक्टिविटी को सप्रेस करती है, साइटोटॉक्सिक टी सेल की एक्टिविटी को सप्रेस करती है। ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन, तो इसको हम लोग इम्यूनोग्लोबुलिन को थोड़ा देखेंगे। देखो, अब इम्यूनोग्लोबुलिन बेसिकली बताऊं तो इम्यूनोग्लोबुलिन बेसिकली क्या होते हैं, 5 टाइप के होते हैं, IgA, IgM, IgE, IgD और IgE। तो IgA तो बेसिकली सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे देख लो, 2 हैवी चेन होते हैं, 2 हैवी चेन्स होते हैं और 2 लाइट चेन होते हैं, 2 हैवी चेन होते हैं और 2 लाइट चेन होते हैं, 2 लाइट चेन होते हैं। तो यहाँ से ये लाइट चेन है, बेसिकली ये लाइट चेन है, ये हैवी चेन है। तो ये दोनों किससे जुड़ते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 2 पार्ट होते हैं, एक वेरिएबल पार्ट होता है इसका, ऊपर की तरफ वेरिएबल और नीचे की तरफ फिक्स पार्ट होता है। तो यहाँ पे इसका फिक्स पार्ट होता है नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ वेरिएबल, और वेरिएबल पार्ट से ही एंटीजन अपना जुड़ता है। एंटीबॉडी एंटीजन से कैसे जुड़ती है, वेरिएबल पोर्शन के थ्रू। तो वेरिएबल पार्ट से ही एंटीजन जुड़ता है, और जो ए वाला है पार्ट, और इसी वेरिएबल पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, F5 बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, 5 बोलते हैं। वेरिएबल को भी हम लोग, वेरिएबल रीजन को ही हम लोग 5 बोलते हैं। और एक कांस्टेंट रीजन होता है, नीचे वाले कांस्टेंट रीजन होते हैं। और तो जो एंटीबॉडी हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि IgA है कि IgM है, किसके थ्रू आइडेंटिफाई करते हैं, ये इसके कांस्टेंट रीजन के थ्रू। तो ये हो गया। तो इसके बारे में इतना ही है, अभी इतना ही जानो, जो हम लोग ज़्यादा डीप नहीं जान रहे हैं। तो ये हो गया। उसके बाद अब हम लोग सबसे पहले IgA, IgM, IgG, IgD, IgE बेसिकली एलर्जिक रिस्पांस में इंपॉर्टेंट है, एलर्जिक रिस्पांस कहलाता है। IgA बेसिकली सलाइवा, टीयर, मिल्क, ये सब में प्रेजेंट होता है। IgM बेसिकली अगर एक्टिव इन्फेक्शन हुआ है तो हम लोग IgM कराते हैं, जैसे डेंगू का IgM हम लोग करा लेते हैं। IgG कब प्रेजेंट होती है, जब कोई इन्फेक्शन हो गया उसके बाद बॉडी क्योर हो गई तो IgG प्रेजेंट होता है। और IgG बेसिकली क्या कराता है, बेसिकली रिस्पॉन्स फॉर कॉम्प्लीमेंट्री फिक्सेशन। IgM भी कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। और IgA बेसिकली तो मैंने बता दिया, IgA सलाइवा वगैरह में प्रेजेंट रहता है। अब हम लोग बताते हैं। और IgG बेसिकली सबसे ज़्यादा 75% होता है टोटल IgG में। ये हो गया। अब ये पता है कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन क्या होता है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन तो बहुत ही कंफ्यूजिंग है ये, पर इसको बहुत ही ईजिली बता दूंगा। तो देखो इसमें क्या होता है कि सपोज ये क्या होता है, अपनी एंटीबॉडी है, ये एंटीबॉडी है, तो यहाँ पे वेरिएबल साइड में एंटीजन जुड़ेगा। तो ये एंटीजन जुड़ेगा तो बिना कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन के, कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन एक कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन होता है, बिना कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन के एक कोई काम नहीं कर पाएगा ये एंटीबॉडी। तो ये जो क्या होता है कि जब एंटीजन एंटीबॉडी से ज्वाइन करता है, तो एंटीजन एंटीबॉडी ज्वाइन करता है तो क्या होता है, वो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन के पास जाता है। और कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन के पास कैसे जाता है, किसी भी सेल मेम्ब्रेन से ज्वाइन कर लेगा, और वो कहाँ पे चले जाएगा,
कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन के पास चले जाता है, तो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन का फिक्सेशन हो जाता है और वहाँ पे C1 से लेके C9 एंजाइम रिलीज होंगे, देन वहाँ पे किलिंग होती है। मतलब क्या, सिंपल है कि ये एंटीजन यहाँ पे जुड़ा और एंटीबॉडी था, तो एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन हुआ, तो ये किसी भी सेल मेम्ब्रेन के पास जाके क्या हुआ, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन से अटैच हो गया। तो वहाँ पे C1 से लेके C9 9 तक के एंजाइम रिलीज होते हैं कॉम्प्लीमेंट के, तो वहाँ पे जाके किलिंग होती है। तो यही होता है, यही जो रिलीज हो रहा है ये फिक्सेशन हो रहा है बेसिकली। ये हो गया, ये हम लोग ने देख लिया बेसिकली। इसके बाद अब हम लोग आगे देखते हैं। तो बेसिकली आईजी का मैकेनिज्म कैसा होता है ये हम लोग थोड़ा देखते हैं। तो आईजी काम कैसे करता है, आईजी के मैकेनिज्म, तो एक तो ये डायरेक्ट काम करता है, डायरेक्ट, और एक इनडायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन के थ्रू काम करता है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के थ्रू काम करता है। और डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट में क्या कर देगा, जैसे एग्लूटिनेशन का मतलब क्या होता है, चिपका देगा, एंटीजन से चिपक जाएगा वो। प्रिसिपिटेशन मतलब एंटीजन को तुरंत क्या होता है, नीचे डाल देना, मतलब यहाँ पे प्रिसिपिटेट कर देना। तीसरा होता है लाइसिस मतलब किलिंग और न्यूट्रलाइजेशन, या फिर उसको एंटीजन को न्यूट्रलाइज कर देगा अटैच होकर। तो एग्लूटिनेशन एक्शंस के थ्रू मार सकता है, प्रिसिपिटेशन, लाइसिस और न्यूट्रलाइजेशन, तो ये सब बेसिकली एक्शन के थ्रू उसको किल कर देता है। तो ये हम लोग ने पूरा देख लिया है, तो ये हो गया। अब उसके बाद थोड़ा सा अगर इसको